हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, जिसे आप लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी कह सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सॉलिड स्फीयर मतलब हम लोग ये मानना पड़ेगा कि जो चार्ज है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज ही होगा। चार्ज जो है वो वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जो चार्ज है वो कहाँ पर है? वॉल्यूम पर है। ठीक है ना। अब हम लोग को तीन केसेस पर देखना पड़ेगा, तीन केसेस पर। एक तो है सरफेस के आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जैसे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और दूसरा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और सरफेस के अंदर है ना, इस जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना होगा। ठीक है ना। तो तीन केसेस पर हम लोग देखने वाले हैं। पहले केस 1 पर चलते हैं। इसे आप लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्यों कहते हो, सुनिए। देखिए, गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हुआ ना ये, है ना। अब क्या करते हैं कि इसका सेंटर O मान लेते हैं और रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, है ना। और O से P तक का जो डिस्टेंस है, O से P तक का डिस्टेंस हम लोगों ने स्मॉल r मान लिया। ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर गॉस लॉ हमें अप्लाई करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? P पॉइंट को एनक्लोज करके होगा। जिस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उस पॉइंट को कंसिडर करके एक क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस, जो कि सर्कल होगा, मतलब स्फीयर ही होगा, है ना। अब देखिए, इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? एक छोटू सा एरिया मान लेंगे। इस पॉइंट पर हम एक छोटू सा एरिया मान लेंगे। इसका एरिया कितना होगा? ds एरिया मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? हमेशा इस एरिया से। जैसे कि चार्ज अगर यहाँ है तो मान लीजिए चार्ज यहाँ है, तो कैसे निकलेगा? बाहर की तरफ निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और जो एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ है? वो भी बाहर की तरफ ही होगा, है ना। एरिया वेक्टर को ए वेक्टर लिख सकते हो या ds वेक्टर। यहाँ पर हम लोग ds वेक्टर कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। अब देखिए, केस 1 पर क्या होगा? केस 1 पर होगा कि when point P is outside, मतलब जब P पॉइंट जो है वो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल नहीं, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की बात करें हम लोग, है ना। देखिए, अब हम क्या करेंगे? गॉस लॉ क्या कहता है हमें? गॉस लॉ कहता है कि गॉस लॉ को बाद में हम लोग लगाएंगे। देखिए, गॉस लॉ को लिख ही लेते हैं। गॉस लॉ इज इक्वल टू Q/ε0, है ना। और फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है हमें? फ्लक्स का डेफिनेशन ये कहता है, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, है ना। फ्लक्स का डेफिनेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एज ए डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया वेक्टर। यहाँ पर हम लोग स्मॉल एरिया के लिए पहले कंसिडर कर रहे हैं, तो फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा होगा, d5 होगा, है ना। अगर हम लोगों को पूरा फ्लक्स चाहिए, इस पूरे एरिया के लिए फ्लक्स चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, तो हम लोग को पूरा फ्लक्स मिलेगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अगर सरफेस को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रल होगा। ठीक है ना। सरफेस को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रल होगा, तो ऐसे। और सरफेस जो है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज का साइन ऐसे होता है। ई वेक्टर, अगर हम लोग इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करें, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ई डी एस कितना होगा? कॉस थीटा मतलब यहाँ पर थीटा कितना है? देखिए, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर ने जो अपने आप में कितना एंगल बना के रखा है। देखिए, ई वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, डी एस वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 होगा, क्योंकि इन दोनों ने एंगल 0 बना के रखा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा? कॉस 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 है। तो ई हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? हम सरफेस को ही तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना। ds को इंटीग्रेट करते हैं। अब देखते हैं हम क्या करेंगे कि सरफेस को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा? इस स्फीयर का सरफेस कितना होता है? 4πr², वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फाई इज इक्वल टू E 4πr²। यहाँ से आप लोग देखिए, फाई का वैल्यू कितना है? फाई का वैल्यू Q/ε0 भी है, तो फाई का जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? Q/ε0 इज इक्वल टू E 4πr²। यहाँ से आप लोग अगर E को अकेला करेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना E है ना। E को जब हम लोग अकेला करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 4πr² को इधर फेंक दीजिए, क्या हो जाएगा? Q/ε0 4πr²। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है? E को हम लोग अकेला करना पड़ेगा, तो इसे यहाँ, यही है आप लोग का आंसर, सॉरी। तो इसे अगर आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो,
ठीक है ना। इसे अगर आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप लोग वॉल्यूम डेंसिटी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि स्फेरिकल सेल के लिए निकाल रहे थे तो जो चार्ज था वो कहाँ था, सिर्फ सरफेस पर था। यहाँ पर चार्ज कहाँ है, यहाँ पर जो चार्ज है वो कहाँ है, वॉल्यूम पर है। ठीक है ना, वॉल्यूम पर है, इसलिए सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम डेंसिटी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। वॉल्यूम डेंसिटी को हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हो, वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई। देखिए कैपिटल R क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फीयर में है, इस स्फीयर में तो है नहीं, है ना। तो 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से आप लोग Q/4 को कॉमन लेके कुछ लिख सकते हो। ये 3 उधर जाएगा तो कितना होगा, ρ/3, और ये R क्यूब उधर गया तो ऐसा होगा, है ना। मतलब Q/4 के जगह पर आप लोग ये पुट कर सकते हो, ρR³/3, है ना। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या होगा, E = Q/4 के जगह पर ρR³/3, है ना। तो बचा क्या, ε0r²। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन किसी को लगता है कि ये सिंप्लीफाइड है ही नहीं, ये ही सिंप्लीफाइड, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करके आप लोग अपना आंसर निकालिए, तो आप लोग ये पुट कर देना। ठीक है ना। अब देखिए केस 1 पर हम लोगों ने देखा, अब केस 2 पर देखते हैं। केस 2 पर देखते हैं। केस 2 में क्या होता है, ये आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है ना। इसका हो गए तो देखिए साइड में ही मैं कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। देखिए जब केस 2 में क्या होगा कि जो ये रेडियस, जो ये पॉइंट था, ये रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब ये स्मॉल r यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हम सरफेस पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सरफेस पर कितना होगा, ये कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो जाएंगे। केस 2 में कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो P पॉइंट है वो सरफेस पर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मतलब ये तो पहले से ही था, और अब क्या होगा, ये स्मॉल r को हम लोग कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। r² और r चला गया तो निकलेगा क्या, E इज इक्वल टू ρR/3 ε0। यही है आपका सेकेंड आंसर। आई होप आप लोग समझ गए, है ना। अब तीसरे पर चलते हैं। आज थोड़ा सा मतलब जो है काला काला शायद आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लाइटिंग उतना अच्छा नहीं है। ठीक है ना। अब आते हैं केस 3 पर, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना। केस 3 पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा चार्ज है वो अंदर, मतलब जो जिस पॉइंट पर हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर होगा, है ना। जैसे कि आप लोग मान लीजिए, मैं ड्राइंग कर देता हूँ आप लोगों को, ड्राइंग में उतना अच्छा है वो नहीं। देखिए यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और इस बार गॉसियन सरफेस कहाँ है, यहाँ है R, है ना, यहाँ है R। तो चार्ज तो पूरे इस स्फीयर में था ना, चार्ज तो पूरे इस स्फीयर में था, तो यहाँ पर चार्ज कुछ तो अलग होगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक, हमें पहले से पता था कि E4πr² इज इक्वल टू कितना था, Q/ε0। देखिए ये फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0, ये गॉस लॉ ही हम लोगों ने बताया था, गॉस लॉ। यहाँ पर Q के जगह पर Q' होगा, क्योंकि Q' हम लोगों ने क्या माना है कि इस स्फीयर में कितना चार्ज है, इस स्फीयर में कितना चार्ज है, जिस स्फीयर को हम लोग गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए Q'/ε0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि Q' निकालना पड़ेगा हमें। पहले तो ये कर देते हैं, E इज इक्वल टू Q'/4πr²ε0। अब हमें Q' निकालना है, वो हमारा मेन एम होगा, क्योंकि चार्ज कितना है ना। देखिए अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो मिल जाएगा। इस स्फीयर में जैसे कि गॉसियन सरफेस जो हम लोगों ने अभी लिया है छोटू वाला, इस स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होगा, इतना होगा। ये इज इक्वल टू क्या, Q'/4/3 पाई R³। और पहले ही हम लोगों ने लिया था, पहले एकदम फर्स्ट में ही हम लोगों ने लिया था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होगा, Q/4/3 पाई R³। तो इसको हम यहाँ पर आके पटका देंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, इसके पहले वाले मतलब केसेस में भी हम लोगों ने इसी को लिया था, ये केस 3 होगा। ठीक है ना। 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू Q'/4/3 पाई R³। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, R³ दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा, Q' इज इक्वल टू Q⁻R³/R³। ये जो वैल्यू हम लोग को मिला वो जाके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू
क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर और आर को कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, क्यू स्मॉल आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ये आप लोगों का आंसर है। लेकिन आप लोग इसे थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने पहले केस में किया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेके, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोगों को क्या मिला था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये देखिए क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। मतलब कि अगर रो बाई 3 और 4 पाई का जगह पर आर क्यूब ऐसे, मतलब क्यू बाई 4 पाई का जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे, क्यू बाई 4 पाई का जगह पर ये, तो ये कितना हो जाएगी, इज इक्वल टू रो आर क्यूब आर 4 पाई तो हम लोगों ने ले लिया, तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, बचा रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप लोग समझ गए। ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी था, है ना। इलेक्ट्रिक स्फेरिकल सेल के लिए जैसा हम लोगों ने किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।